जी, तो अभी हम बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस की। डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस क्या है? जब मैंने कहा कि हम जब मूवमेंट कराते हैं, एडवांसमेंट्स हैं या सेटबैक्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि देयर आर सर्टेन लिमिट्स जो कि जो यानी सराउंडिंग पेरिओस्टियम है, सॉफ्ट टिश्यू म्यूकोसा है, जो आप देखें जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम जो सॉकेट है, एक्सट्रैक्शन सॉकेट है, उसको प्राइमरीली क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि हमें म्यूकोसा अलाउ नहीं करता। तो इसी तरह जब हम एडवांसमेंट्स करते हैं, ऑल्दो हमने स्ट्रिपिंग की होती है, हमने जब फ्लैप रेज किया होता है, तो बट स्टिल देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। तो उन लिमिटेशंस को जब हम ओवरकम करने का सोचते हैं तो हमारे पास एक अदर मतलब देयर इज अनदर ऑप्शन, डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस। डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस क्या होती है कि बेसिकली हम एक ऑस्टियोटमी कट देते हैं, और जैसे आप देखें इस पिक्चर में, दिस इज अ डिस्ट्रक्टर, और ये इन बिटवीन दी बोन्स जो टू सेगमेंट्स हैं, इसमें हम एक ऑस्टियोटमी कट देते हैं। और डिस्ट्रक्टर के कंपोनेंट्स ये होते हैं कि एक इसमें जो प्लेट है वो प्रॉक्सिमल पार्ट पे है, एक डिस्टल पार्ट पे है, और एक सिलेंडर है जो इनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा। और इस तरह एक डिस्ट्रक्टर अप्लाई करने के बाद हम इस डिस्ट्रक्टर, जैसे हमने ऑर्थो में आपने पढ़ा होगा हायरेक्स एक्सपेंशन स्क्रू, तो बेसिकली दिस इज अनदर टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टर। जब हम ये ऑस्टियोटमी कट्स देते हैं और इस डिस्ट्रक्टर से उसकी जब एक्टिवेशन स्टार्ट करते हैं, तो ग्रेजुअली हर चीज एडवांस होना शुरू हो जाती है। वो बोन भी है, वो सॉफ्ट भी है, वो नर्व्स भी हैं, म्यूकोजा भी, एवरीथिंग, वेसल्स भी। तो इसमें क्या होगा कि बेसिकली वी कॉल डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस नॉट ओनली ऑस्टियोजेनेसिस, बट इट इज आल्सो अ टिश्यू, और इट इज आल्सो नोन एज हिस्टियोजेनेसिस। यानी कि इसमें हिस्टियोजेनेसिस से मुराद क्या है कि इसमें हर चीज ग्रो कर रही है, म्यूकोजा भी ग्रो कर रहा है, नर्व भी ग्रो कर रही है, और बोन भी। सर जी। सर एक माइक ना म्यूट करवा दें, जो ना आवाज जब रिपीट हो रही है तो एक माइक म्यूट करवा दें। अब देखो ठीक है, ठीक है मीर हमजा। यस सर। ओके, यस सो सर, ठीक है। basically it involves an osteotomy cut to separate segments of bone and application of an appliance that will facilitate gradual and incremental separation of bone segments. तो आहिस्ता 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 जब हम इसको एडवांस करते हैं, जैसे यहाँ देखें कि ऑस्टियोटमी कट हमने एक दिया, हम क्या करते हैं, पहले से डिस्ट्रक्टर अप्लाई करके उसकी प्री पोजिशनिंग सेट कर लेते हैं कि अच्छा इस पोजीशन पे ये डिस्ट्रक्टर आएगा, हम बार होल्स भी कर लेते हैं। और उसके बाद ये जैसे रेड मार्क है, हमने एक ऑस्टियोटमी कट दिया, उसके बाद हमने इसकी जैसे आप इस पिक्चर में देखें, हमने इसकी एडवांसमेंट स्टार्ट की। अब ये जैसे जैसे एडवांस होता जाएगा तो ये जो गैप है इसमें बोन साथ साथ बनती जाएगी। इस पे भी हम बात करते हैं। पहले सबसे ये कि डिस्ट्रैक्शन की इंडिकेशंस क्या क्या हैं। तो एक इंडिकेशन तो वो है जो हम अभी, जो हमारा टॉपिक है, जैसे ऑर्थोग्नेथिक सर्जरीज हैं वो। लेकिन अदर देन जैसे फॉर एग्जांपल इस फर्स्ट पिक्चर में आप देखें, या हमने कोई ट्यूमर रिसेक्शन की है और बोन सेगमेंट लॉस हो गया, वहाँ गैप है, या जैसे कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज हैं, जैसे हेमीफेशियल माइक्रोसोमियाज हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल रेमल शॉर्टनिंग है, जैसे कि टीएमजे एनकाइलोसिस हो गया। अगर लेट से कोई सिंड्रोमिक पेशेंट है, जैसे क्रूजन सिंड्रोम है, फीफर सिंड्रोम है, या मैक्सिला नैरो है, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट पेशेंट्स हैं, तो जिसमें बेसिकली कंजेनिटल प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू बोन ग्रोथ और डेफिशिएंट बोन्स हैं, या हमने कहा रिसेक्शन सर्जरीज हैं, या हमने कहा इन एडिशन टू ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी। सो दीज आर सम ऑफ द इंडिकेशंस जिसमें हम डिस्ट्रैक्टर यूज करते हैं। अब डिस्ट्रैक्टर की देर आर फेजेस ऑफ ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है सर्जिकल फेज। सर्जिकल फेज क्या है? जिसमें हम एक कट दे रहे हैं और उस कट देने के बाद हम अपना डिस्ट्रक्टर अप्लाई कर रहे हैं। तो दिस इज सर्जिकल फेज, जिसमें हमने सर्जरी की और डिस्ट्रक्टर हमने अप्लाई किया। उसके बाद है लेटेंसी फेज। तो लेटेंसी फेज बेसिकली क्या है कि जब हमने डिस्ट्रक्टर अप्लाई किया, वी यूजुअली वेट फॉर 7 days, जिसमें हम कोई एक्टिवेशन नहीं कर रहे, जिसमें हम कोई भी एडवांसमेंट नहीं कर रहे।
एनी गेस क्यों नहीं करते फर्स्ट 7 days, क्यों वेट करते हैं? सर कोई ब्लीडिंग है या कोई ब्लड क्लॉट है वो तो फर्स्ट 24 आवर्स में पता वजह से, चल ताकि जाएगा वो ना। रिजॉल्व करता है। जैसे ग्रैन्युलेशन टिश्यू से कोई हीलिंग से ही होगी कोई जी रिलेटेड। शाबाश, यू आर वेरी सर वो गुड। डिस्ट्रैक्शन नहीं ग्रैनुलेशन होगी टिश्यू फिर इज शायद। बेसिकली कैलस फॉर्मेशन हो जाए। एग्जैक्टली, वेरी गुड। कि फर्स्ट 7 days जो हमने ऑस्टियोटमी कट दिया वहां पे सॉफ्ट कैलस बन जाए 7 days में, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हमने कहा था हम एडवांसमेंट करते हैं तो इन बिटवीन बोन सेगमेंट्स गैप आ जाता है, और वो गैप ना आए यानी कि बोन डे 1 से साथ साथ मूव करती जाए, तो उसके लिए हम पहले फर्स्ट 7 days वेट करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज लेटेंसी फेज। दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट। फर्स्ट वन इज सर्जिकल फेज, सेकंड फेज इज लेटेंसी फेज। लेटेंसी फेज बेसिकली is meant for formation of soft callus। जब soft callus यानी प्राइम जो इसका कंसर्न है वो ये है, लेकिन इन एडिशन टू फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट कैलस सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग भी है, पेशेंट सर्जरी के बाद स्टेबिलिटी भी है। तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट कैलेट देन इट कम्स एक्टिवेशन फेज। एक्टिवेशन फेज क्या होगी? जिसमें हम इसको यानी इसकी मूवमेंट्स कराना शुरू करते हैं। आप लोगों ने हायरेक्स स्क्रू देखा है या पढ़ा है उसके बारे में औरतों में? यस सर। जी यस सर, पढ़ा है। यस सर। पढ़ा है। तो उसमें हम क्या करते थे, एक दफा अप्लाई करने के बाद फिर क्या करते हैं? सर टर्न्स देते थे, तो टर्न्स देते उसके हैं। अकॉर्डिंग। शाबाश, एग्जैक्टली दिस इज द सेम। इसमें भी हम क्या करते हैं, आफ्टर लेटेंसी फेज हम इसकी एक्टिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो इसका रॉड है ये वाला, ये एक्स्ट्रा ऑरल हमने निकाला होता है, इंट्रा ऑरल भी होता है, एक्स्ट्रा ऑरल भी होता है, यानी कि आउट ऑफ सर्जिकल साइट होगा। उस फिर इसकी एक स्पेसिफिक की होती है, उस की के साथ इसको टर्न्स देना शुरू करते हैं, यानी कि इसको अनस्क्रू कर अनवाइंड करना शुरू करते हैं और ये फॉरवर्ड मूवमेंट करनी शुरू कर देता है। अच्छा, तो डिस्ट्रैक्शन फेज में बेसिकली देयर आर टू टर्म्स विच इज कॉल्ड एज रेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड रिदम ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अब रेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्या है? बेसिकली दिस इज दी जो पर डे एक्टिवेशन है, यानी कि फॉर एग्जांपल हम एक दिन में 1 मिलीमीटर एडवांस करते हैं, तो दैट इज रेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। यानी कि हमारी जो डिस्ट्रैक्शन फेज हो रही है उसका रेट है 1 mm पर डे। और रिदम ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्या है कि हम कितने टाइम्स में वो 1 मिलीमीटर अचीव करते हैं। मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर डिफरेंट डिस्ट्रैक्टर्स अवेलेबल हैं, लेकिन यूजुअली जो हम यहाँ यूज करते हैं उसमें 0.4 mm का एक टर्न है। तो लेट से हम कहते हैं जी कि या 0.5 का या 0.44 का आता है, दो तरह के आते हैं। अब लेट से हम एक टर्न देते हैं और 0.5 मिलीमीटर एक्टिवेशन हो जाती है, तो हम एक ही दिन में एक ही टाइम पे 2 टर्न्स दे रहे हैं, या हम एक टर्न सुबह और एक टर्न शाम दे रहे हैं। ऑब्वियसली बेटर क्या होगा कि अगर लेट से हमने सुबह डिस्ट्रैक्शन की, फिर हमने 12 घंटे इंतजार कर लिया, फिर हमने 0.5 मिलीमीटर और डिस्ट्रैक्शन कर दी, तो दिस इज रिदम ऑफ डिस्ट्रैक्शन। यानी कि वो जो 1 मिलीमीटर हम पर डे कर रहे थे वो कितनी टाइम्स में कर रहे हैं। अगर 2 टाइम में करते हैं तो दैट रिदम मींस 2 टाइम्स पर डे। डिस्ट्रैक्शन फेज कितनी होगी ये डिपेंड करेगा आपकी प्री ऑपरेटिव असेसमेंट कि आप कितनी एडवांसमेंट कर रहे हैं। लेट्स से you have planned 10 millimeter advancement and you are activating 1 millimeter per day, so distraction phase will last for 10 days और 10 days will be started 10 मतलब 10 दिन होंगे। ये कब से स्टार्ट होंगे? लेटेंसी फेज जब एंड होगी, दैट मींस 7th डे ऑफ सर्जरी पे। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है कंसोलिडेशन फेज। अब कंसोलिडेशन फेज क्या है कि जब आपने डिस्ट्रैक्शन की, अब आप यहाँ अगर देखें हम इतना मैंडिबल फॉरवर्ड ले आए, यहाँ देखें 6 डेज अगर हमने डिस्ट्रैक्शन की है, 6 मिलीमीटर एडवांसमेंट कर ली, तो यहाँ गैप था। 14th डे पे यहाँ कैलस और थोड़ा बेहतर होगा, और यहाँ देखें वो गैप ऐसे लग रहा से कम हो गया, एक्चुअली वहाँ पे बोन मेच्योर होती जा रही है। तो कंसोलिडेशन फेज इज ऑलवेज 3 टाइम्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन फेज।
यानी कि लेट से अगर हमने 10 मिलीमीटर एडवांस की और 10 डेज में की, तो कंसोलिडेशन फेज क्या है, बेसिकली वो जो सॉफ्ट कैलस था उसके स्टेबल होने का वेट है, उसके मेच्योर होने का वेट है, उसके कंसोलिडेट होने का वेट है, तो दैट इज 10 टाइम्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन फेज। 10 डेज डिस्ट्रैक्शन थी तो 30 डेज कंसोलिडेशन फेज होगी। और उसके बाद फिर लास्ट फेज है रिमूवल एंड रीमॉडलिंग, कि हमने रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद वो जो बोन बनी थी वो फिर रीमॉडल होना शुरू हो जाए और वो मिच्योर होना शुरू हो जाए। तो 5 फेजेस हो गई, ठीक है। सबसे पहले है सर्जिकल फेज, फिर है लेटेंसी फेज, फिर है डिस्ट्रैक्शन फेज, फिर है कंसोलिडेशन फेज और उसके बाद है रिमूवल। अब इसमें अगर आप देखें कि जैसे जैसे इस बैक वाले पोर्शन में गैप में बोन बनती जाएगी, तो नंबर 1 एडवांटेज क्या है, इसमें रीलैप्स नहीं होगा। अगर पीछे बोन बन गई है तो दोबारा मैंडिबल पीछे जाएगा ही नहीं। दूसरा एडवांटेज क्या हुआ, इसमें लिमिट नहीं है। आप 10 मिलीमीटर एडवांस चाहते हैं, 12 चाहते हैं, 13 चाहते हैं, 14 चाहते हैं, आप उसको एडवांस कर सकते हैं, क्योंकि बोन के साथ साथ सॉफ्ट टिश्यू भी ग्रो कर रहा है, बोन के साथ साथ नर्व भी ग्रो कर रही है। तो ये इसके दो एडवांटेजेस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 3 क्या है कि ये लॉन्ग टर्म स्टेबल है, यानी इसमें स्टेबिलिटी मैक्सिमम है एज कंपेयर टू ऑल अदर प्रोसीजर्स जो हमने भी डिस्कस किए। उसके बाद टीएमजे इन्वॉल्व नहीं है इसमें। टीएमजे इन्वॉल्व नहीं है तो उससे क्या होगा, टीएमपीडीएस के चांसेस कम होंगे। उसके बाद नर्व ओवर स्ट्रेच नहीं होती। अच्छा, एक और चीज, जब हम बीएसएसओ करते हैं तो देर आर 75 to 80% चांसेस ऑफ टेम्परेरी पारेस्थीसिया इन केस ऑफ बीएसएसओ। ये लिटरेचर में रिपोर्टेड है। 80% चांसेस हैं कि आपको पारेस्थीसिया होगा, बट इट विल बी टेम्परेरी। 6 to 9% चांसेस हैं कि वो परमानेंट होगा, यानी नर्व डैमेज के चांसेस 6 to 9% होंगे। जो टेम्परेरी है वो क्यों होगा, नर्व स्ट्रेच की वजह से हो सकता है, जब हम उस एरिया में इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं उसकी वजह से हो सकता है। तो देर आर 80% चांसेस। और अगर आप बीएसएसओ के साथ जीनियोप्लास्टी करते हैं, बीएसएसओ प्लस जीनियोप्लास्टी करते हैं, तो देर आर 95% चांसेस ऑफ टेम्परेरी पारेस्थीसिया एंड 9 to 12% चांसेस हैं कि परमानेंट पारेस्थीसिया हो जाए, क्योंकि अगेन आप मेंटल रीजन में भी नर्व के प्रॉक्सिमिटी में काम कर रहे हैं और रेमल एरिया में भी नर्व की प्रॉक्सिमिटी में काम कर रहे हैं। लेकिन इन केस ऑफ डिस्ट्रैक्टर जो टेम्परेरी पारेस्थीसिया है वो लेस देन 30% है, और जो परमानेंट पारेस्थीसिया आइट्रोजेनिक कॉजेज हो सकती हैं। लेट से आपने ड्यूरिंग सर्जरी नर्व को डैमेज कर दिया, कट हो गई, वो अलग बात, लेकिन इन रिलेशन टू डिस्ट्रैक्शन देर आर लेस देन 2% चांसेस कि उसमें आपको न्यूरोसेंसरी लॉस होगा। तो अगेन दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि सबसे पहले ये एक प्रोलॉन्ग प्रोसीजर हो गया। हमने कहा 7 डेज हम लेटेंसी में वेट करेंगे, 10 डेज हम या 5, जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन फेज में वेट करेंगे, फिर हम कंसोलिडेशन फेज में वेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 10 डेज एडवांसमेंट तो कर लेंगे, लेकिन आपको इस सारे प्रोसेस में 1.5-2 माह लग गए। इन कंपैरिजन टू अदर सर्जिकल प्रोसीजर, उसमें उसी दिन रिजल्ट था, आज सर्जरी हुई, आज ही 10 मिलीमीटर एडवांस आ गया। तो नंबर 1 डिसएडवांटेज इज इट इज अ प्रोलॉन्ग प्रोसीजर। नंबर 2, इट इज टेक्निक सेंसिटिव। डिस्ट्रैक्टर एप्लीकेशन उसकी इट्स ऑल्सो टेक्निक सेंसिटिव, और उसकी डायरेक्शन, उसके जो यानी जो वेक्टर्स हैं, यानी जो हम किस एंगल पे उसको फोर्स देंगे, किस डायरेक्शन में मूवमेंट कराएंगे, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि ये टेक्निक सेंसिटिव है। उसके बाद 2 दफा सर्जरी चाहिए, पहले प्लेसमेंट में और फिर रिमूवल में, कि पहले हमने सर्जरी करके इसको रखा है, दोबारा हमने सर्जरी की इसको रिमूव करने के लिए, बगैर सर्जरी हम इसको रिमूव भी नहीं कर सकते। नंबर 4 इज कि इट इज अ कॉस्टली प्रोसीजर। इस वक्त जो पाकिस्तान में डिस्ट्रैक्टर लोकल बने हुए मिलते हैं, मतलब 40,000 का, मोइन वालों का 40,000 is cost of distractor which is local made. अदरवाइज काफी एक्सपेंसिव है। हाँ, अदरवाइज ट्रू डायनामिक जैसे कंपनी है उनके शायद लाख से ऊपर हैं, और
ये एक एडिशनल कॉस्ट इसमें आ गई, तो दिस इज ऑल्सो कंपैरेटिवली अ ड्रॉबैक। उसके बाद फ्रीक्वेंट विजिट्स हैं, लेट्स से ऐसा नहीं है कि पेशेंट ने डिस्ट्रैक्टर लगवाया, ठीक है वो 2 माह इंतजार भी कर सकता है, लेकिन उस 2 माह में उसने फिर विजिट भी करना है। मुझे याद है कि हमारी ट्रेनिंग में पेशेंट्स आते थे और वो दूसरे शहर में थे, लेट्स से कोई सियालकोट से आया हुआ है, कोई कोयटा से आया हुआ है या कहीं से भी आया हुआ है, तो वो होटल्स में रहते थे आके एक माह या 10 दिन या 15 दिन, जितनी भी करना पड़ता हॉस्पिटलाइज या ऐसा। हमारे पास वार्ड में नहीं होते थे इतने बेड वगैरह अवेलेबल कि हम एक डिस्ट्रैक्टर का पेशेंट रखें, तो हम उसको घर भेजते थे, तो वो होटल्स में रहते थे। तो अगेन इट आल्सो इंक्रीजेस द कॉस्ट, इट आल्सो इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंट विजिट्स टू द सर्जन, सो दिस इज आल्सो अ ड्रॉबैक टू डिस्ट्रैक्टर। लेकिन जो इसके एडवांटेज हैं उसमें एंडलेस बोन फॉर्मेशन और स्टेबल रिजल्ट्स हैं, दैट आर मोर सुपीरियर देन दी ड्रॉबैक्स। अब जैसे इस पिक्चर में आप देखें तो दिस इज अनदर पिक्चर के जिसमें आप देखें, लेट से यहाँ कितना लैग था हमारा, और हमने इंस्टेड ऑफ डूइंग बीएसएसओ, इंस्टेड ऑफ डूइंग बॉडी ऑस्टियोटमी, हमने एक डिस्ट्रैक्टर अप्लाई किया और हमने इतना मैंडिबल एडवांस कर लिया, और ये उन सब से ज़्यादा स्टेबल भी हुआ, और यानी जो था नर्व की इंजरीज, जो कॉन्ट्रा वो जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो भी कंपैरेटिवली कम हो गई। अब करेक्टिव जॉ सर्जरीज के लिए कुछ कंप्यूटर एडेड प्लानिंग्स भी हो रही हैं, जिसको हम जैसे नेविगेशन सर्जरीज हैं, हम स्टीरियोलिथिक मॉडल्स बनाते हैं, उस उनकी बेस पे हम सर्जरीज करते हैं। खैर ये कुछ एडवांसमेंट्स हैं जो भी इससे रेलेवेंट चल रही हैं। अच्छा जी, ये हमने बातें कर ली इंडिकेशंस, जैसे यहाँ देखें अच्छा जो डिस्ट्रैक्टर है वो अगेन मैक्सिला मैंडिबल हम दोनों में यूज करते हैं। आपको अगर याद हो, मैंने आपको इम्प्लांट्स में जो इंटीरियर मैक्सिलरी सेगमेंट का एक डिफेक्ट था उसमें भी एक डिस्ट्रैक्टर दिखाया था। तो दीज आर सर्टेन इंडिकेशंस ऑफ डिस्ट्रैक्टर। अच्छा एक चीज जो रह गई थी, ये हमने प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी में पढ़ी थी, वो थी सेगमेंटल ऑस्टियोटमीज। सेगमेंटल ऑस्टियोटमी क्या थी प्री प्रोस्थेटिक से, अगर आपको याद हो, लेट से लोअर मोलर सारे के सारे आपके एक्सट्रैक्टेड हैं, लेट से 5 years ago 10 years ago, और अपर सेगमेंट सारा सुपर एरप्ट होके नीचे आ गया। नाउ यू आर प्लानिंग फॉर एनी फिक्स प्रोस्थेसिस लोअर मैंडिबल में, तो आप क्या कर सकते हैं, जो अपर सुपर एरप्टेड पार्ट है, जैसे इस पिक्चर में देखें, मुझे याद है पिक्चर भी यही थी, तो इस इतने से हिस्से को हम सेगमेंट सर्जरी करके इसको अपवर्ड मूव कर सकते हैं। खैर ये पिक्चर थोड़ी सी उससे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन सेगमेंटल सर्जरीज भी खैर प्लान की जाती हैं इसी तरह। अच्छा जी, अभी तक इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी से? इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर में जो पढ़ने वाली हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैक्सिला के लिए लीफोर्ड 1 ऑस्टियोटमी है, और मैंडिबल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बीएसएसओ है। आपको उनकी अंडर ग्रेड लेवल पे उनकी सिर्फ इंडिकेशंस आनी चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए बीएसएसओ हम कब करेंगे और लीफोर्ड 1 ऑस्टियोटमी कब करेंगे। पेपर में जो क्वेश्चन आता है यूजुअली वो इस तरह आता है कि आपको एक सिनेरियो दिया जाता है जिसमें उसका या तो ऑर्थोडोंटिक वैल्यूज होती हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर पे इतना लंबा टाइम गुजारा था वो इसीलिए था कि लेट से आपको आएगा जी SNA इतना है, SNB इतना है और ANB इतना है, तो आप कौन सा प्रोसीजर करेंगे। तो बेसिकली आपने उस पर यह डायग्नोज करना होता है कि इसको एडवांसमेंट की ज़रूरत है SNA और SNB की बेस पे, यानी कि मैक्सिला शॉर्ट है, मैंडिबल शॉर्ट है, या दोनों में से कौन सा प्रोट्रूडेड है। तो आप उस पर ये डिसाइड करते हैं कि मैंने एडवांसमेंट करनी है या सेटबैक करना है। एडवांसमेंट कौन कौन सी ऑप्शंस हैं हमारे पास, और सेटबैक कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। और दूसरा ये कि दूसरी चीज़ जो पढ़ने वाली है वो है जीनियोप्लास्टी, उसकी इंडिकेशंस कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं। और नंबर 3 चीज़ है डिस्ट्रक्टर। तो इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें। बाकी जो प्रोसीजर्स हैं, रेमस ऑस्टियोटमी, बॉडी ऑस्टियोटमी, सबएपिकल ऑस्टियोटमी, आपको इनकी पिक्चर्स आपके माइंड में जरूर होनी चाहिए। इनके यानी ये कट कहाँ देते हैं, बाकी फिक्सेशन मेथड सब में सेम है, इंडिकेशन मोर और लेस सब में सेम है। तो बेसिकली सिर्फ ये आना चाहिए कि एडवांसमेंट की हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, सेटबैक की कौन कौन सी हैं, मैक्सिला के लिए कौन कौन सी हैं, मैंडिबल के लिए कौन सी। मैक्सिला के लिए एक ही सर्जरी है जो हम करते हैं, वो लीफोर्ड 1 ऑस्टियोटमी है, उसी से एडवांसमेंट है, उसी से सेटबैक है, उसी से अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रांसफर्स है।
इन एडिशन टू लीफवुड 1 ओस्टियोटमी सेगमेंटल सर्जरीज हो सकती हैं, और इसके अलावा जो मैंडिबल है उसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। तो कोई क्वेश्चन हो ज़रूर बताएं। सर जी सर ये नीलिमा से करना है, कहाँ से करना है, कौन जी, सी यूनिवर्सिटी? नीलमा में काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। नीलमा से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी है ना उसमें बहुत कम एक्सप्लेनेशन है इनकी, तो नीलमा ज़रूर पढ़ें। अरे ये समझ आया व्हाट इज डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोसिंथेसिस, व्हाई वी कॉल इट एज ऑस्टियोसिंथेसिस? बोले भाई, चुप क्यों हो जाते हैं? इसमें बोन नहीं बनाई जाती है, ठीक है ना। दिस प्रोसीजर आफ्टर लॉट ऑफ cases they came to know that the bones can be elongated even than the normal which they are existing there. Previously the people used to think of it that we cannot add the bone, आप उसको सिर्फ आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें एडिशन नहीं कर सकते। दिस प्रोसीजर लॉन्ग बोन्स में भी किया जाता है, जिनकी एक टांग लंबी है एक छोटी है, उनमें भी ये डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोसिंथेसिस करके उनको नॉर्मलाइज किया जाता है। So the most important thing in this one is that preferably there should be some contact area, and secondly, day by day you can go on increasing, and in addition to the increase in the part or the size of the bony portion, the acceptable changes in the soft tissue and the vital structures also goes on along with it. So at the end of the day, we have minimum complications and we are having a very good result. And of course, during the procedure, even if you feel something wrong is there, you can correct it during the procedure also. ठीक है? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हैं सवाल तो पूछें। No, sir. दिस कैन बी अप्लाइड टू एनी पोर्शन। आप चिन पे भी लगा सकते हो, बॉडी ऑफ मैंडिबल पे भी लगा सकते हो, मैक्सिला पे भी लगा सकते हो। all places it can be applied, and in multi direction the movements are possible. Okay जी, thank you very much. जी मैं अटेंडेंस ले लूँ, एक सेकंड बस, सारे ऑनलाइन रहिएगा। बाद में भी कोई क्वेश्चन ज़हन में आता है, यू आर ऑलवेज वेलकम, आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी पे यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, एनिमेशन वीडियोस भी हैं, तो एक दफ़ा आई वुड रिकमेंड कि आप ज़रूर देखें। थर्सडे से ऑनवर्ड अब हमारे 2 टॉपिक्स रहते हैं, एक लेफ्ट लिप एंड पैलेट है और दूसरा टीएमजे है। तो थर्सडे से ऑनवर्ड इंशाल्लाह फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। सर जी जो आपने लिम्फोड की जो वीडियोस थी जो आपने पिछले लेक्चर्स में दिखाई थी जी, सर, वो काइंडली मैं कोशिश करता हूँ आपको शेयर करने की। हाँ काफी मैं कोशिश करता हूँ, इसकी भी सर क्योंकि मेरे सर, मेरे इसका भी कंप्यूटर रिकॉर्डेड में लेक्चर नहीं यूट्यूब होती, पे सर के कंप्यूटर में होती है, मैं उससे निकाल के आपको कोशिश करता हूँ सेंड करने की वीडियोस। नहीं, वीडियोस Okay, इसके sir. अलावा भी Thank ना you. हम 2-3 वीडियोस हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, एंड काइंडली हैव अ लुक टू दोस वीडियोस। उसमें जो पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, उसको थोड़ा करके, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आई विल लाइक सम जो ओरिजिनल सर्जरी की वीडियोस हैं वो आपको दी जाएं, एंड हैव अ लुक ऑन टू देम। सिमिलरली ये डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोसिंथेसिस वाले भी हो सकते हैं, डॉक्टर साहब के केसेस मौजूद हो, क्योंकि आप केसेस जब देखते हैं तो देन रियली यू कैन रियलाइज कि हाँ वाकई कुछ ना कुछ हुआ है। तो वी विल ट्राई कि ये इकट्ठा करके ना आपको हम दे दें। ओके, ठीक है? Yes, sir. ओके, चलें, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। Okay, sir. Allah Hafiz.